हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग को √3 को अपरिमेय संख्या दिखाना है, ठीक है। देखिए, यहाँ आपको √3 है, आपको √3 के जगह पे √5 भी दिया जा सकता है, √7 भी दिया जा सकता है, या √2 भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिस प्रोसेस से मैं आज इस √3 को प्रूव करने वाला हूँ, ठीक उसी प्रोसेस से सभी मीन्स √2 भी, √5 भी और √7 भी प्रूव होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ के लिए प्रूफ लिख देंगे या फिर हल लिख देंगे, जो लिखने का मन हो वो लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, हम लोग को क्या करना है कि √3 को एक अपरिमेय संख्या दिखाना है, ठीक है। पहली बात, हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय संख्या नहीं दिखा सकते। अब आपके माइंड में एक तो ख्याल आएगा कि सर, यहाँ क्वेश्चन तो बोल रहा है कि √3 को अपरिमेय संख्या दिखाना है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम लोग किसी भी संख्या को डायरेक्टली अपरिमेय दिखा ही नहीं सकते, तो फिर हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। देखो रे, हम लोग डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, हम लोग इसको इनडायरेक्टली लेके चलेंगे। मीन्स यहाँ अपरिमेय दिखाने बोल रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 को परिमेय मान लेंगे, ठीक है। अब परिमेय संख्या का जितना भी कंडीशन होता है, उन सभी कंडीशन को √3 के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर √3 परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तब तो वो परिमेय हो जाता है, लेकिन उनमें से अगर कोई एक कंडीशन को अगर √3 फुलफिल नहीं करता है तो फिर क्या होता है, अपरिमेय। बस हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि √3 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़े होंगे, ठीक है। हम लोगों ने √3 को परिमेय संख्या माना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे ही परिमेय कहते हैं, और जिसको नहीं लिख सकते P/Q के रूप में उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय, और जिसे नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग √3 को अगर एक परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या का कंडीशन कहता है कि मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि √3 को P/Q के इक्वल में लिख देंगे, ठीक है। P/Q के इक्वल में लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या का कंडीशन है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम लोगों ने √3 को एक परिमेय संख्या माना है, तो मीन्स √3 के बराबर हम लोग P/Q लिख सकते हैं ना, लिख ही सकते हैं ना। चलो, अब याद देखो, ये P और Q जो है, अब हम लोग को P और Q के बारे में बताना है कि P और Q आखिर है क्या, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है कि जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है, ठीक है, सअभाज्य संख्या है, तथा Q = ≠0, ठीक है। P और Q सअभाज्य संख्या माने और Q = ≠0, ठीक है। यहाँ बता दें कि P और Q क्या है, सअभाज्य संख्या, और Q जो है ना वो 0 के इक्वल में नहीं है, ठीक है। अब ये जो लाइन लिखे हैं, ये आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया है, अब समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या किया कि माने कि जहाँ P और Q सअभाज्य संख्या है, ठीक है, और तथा Q = ≠0। पहली बात आपके माइंड में नहीं आएगा, सर सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या क्या होता है सर, ठीक है। देखो, सअभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, मीन्स HCF एक हो, ठीक है। जैसे सर, तो जैसे अगर हम पूछे कि 3 और 4 है, ये दो संख्या है, अगर ये पूछे कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसी कौन सी संख्या है जो कि दोनों को काट सकता है, तो आप लोग कहिएगा गुरुजी इसमें तो सिर्फ एक ही दिख रहा है जो कि दोनों को काट सकता है, क्या इसके अलावा कोई है जो कि दोनों को काट सकता है, नहीं ना। तो मीन्स ये P और Q जस्ट लाइक इसी के तरह है, ठीक है।
या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका जो गुणनखंड है, इन दोनों का गुणनखंड सिर्फ, इन दोनों के गुणनखंड में सिर्फ एक ही कॉमन है। और गुणनखंड मीन्स क्या, मतलब गुणनखंड मीन्स क्या है, एक ही कॉमन है, मतलब जिसका एचसीएफ एक हो उसे क्या कहते हैं, सहवास संख्या। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या अगर मान के चलो कि 3 का गुणनखंड करें तो 1 और 3 आएगा, और 4 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 1 और 4 आएगा। क्या 1 के अलावा कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि इन दोनों में कॉमन है? नहीं ना, एक ही कॉमन है, तो ये एक सहवास संख्या है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब देखो q इज इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक है, अब इसका क्या था सर, तो देखो q जो है ना बट्टे के फॉर्म में, यानी q बट्टे में है। अगर हम 4/0 करेंगे तो अगर हम कहें कि 0 से 4 में भाग देना है तो क्या भाग कर पाइएगा? देखिए जैसे 0 से हम 4 में भाग देंगे तो आप बोलिएगा बताइए कितना बार में खिलाएं? 4 बार में। चलो खिला देते हैं। 4 गुना 0 करेंगे कितना होगा? 0 होगा। क्या लगा भाग? नहीं। 4 से ज़्यादा जाए क्या? 1000 बार में। 0 गुना 1000 0। क्या हम लोग 0 से 4 में भाग कर पाएँ? नहीं ना। तो यहाँ जो नीचे वालों को क्या करें, तो नीचे में हम क्या है q। तो क्या अगर q 0 होगा तो ये हम लोग भाग कर सकते हैं इसमें? नहीं ना। जब q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसमें हम लोग भाग ही नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको परिभाषित ही नहीं कर पा रहे, ये क्या गया, अपरिभाषित। ठीक है, इसीलिए q 0 नहीं होगा, 0 के अलावा कुछ होगा लेकिन 0 नहीं होगा। समझ गए? अब देखो यहाँ जो पहला कंडीशन बताएं कि p और q सहवास संख्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक ही आना चाहिए। अगर एक के अलावा कुछ दूसरा आ जाएगा, ठीक है, तो वो मीन्स क्या, तो परिमेय संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। मीन्स इसका जो गुणनखंड आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। अगर एक के अलावा कुछ भी आ गया तो क्या आ जाएगा, मतलब सहवास संख्या नहीं होगा p और q। जब p और q सहवास संख्या नहीं होगा तो ये √3 p और q के बराबर में क्या लिखें, √3, और √3 को माने है परिमेय संख्या। क्या √3 फिर परिमेय संख्या होगा? नहीं ना। बस हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये चीज़ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ मीन्स ये देखो, इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को राइट हैंड साइड, मतलब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, इधर देखो लेफ्ट साइड में क्या है, √3, तो √3 का वर्क कर देंगे। राइट साइड में p/q, तो p/q का वर्क कर देंगे। ठीक है, √3 का वर्क करेंगे मीन्स स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 3। अब बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखो p का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा रहे तो q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर 3 के नीचे 1 दे, बताइए कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना, क्योंकि हर एक संख्या के गुना और भाग में एक छुपा हुआ रहता है, ये तो आप लोग को पता ही है ना। चलिए अब यहाँ तक करने बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, मीन्स आड़ी टेढ़ी गुना या तिरछी गुना करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि देखो 3 गुना q स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 3q² बराबर है तो p² हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ देखो ये 3 इधर गुणम बराबर उधर भाग में। ठीक है, क्या जाएगा, तो q² बराबर क्या होगा, तो p² अब बटा रहे तो 3 हो जाएगा। हो गया ना, हुआ ना। अब यहाँ देखो ये q² बराबर आ गया p² बटा 3। ठीक है, p² बटा 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, मान लिए। अब इस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ देखिए p² 3 से विभाजित है, तो क्या p 3 से विभाजित नहीं होगा? नहीं है समझ में सर, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम कहें कि अगर 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो गुरुजी 9 होता है। अगर ये 9 ये 3 से विभाजित है तो क्या ये 3 से विभाजित नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ये जो 3 है इस 3 से विभाजित नहीं होगा। ये 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है और 9 ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, तो क्या ये 3 से विभाजित नहीं होगा? होगा ना कि नहीं होगा? होगा ना। चलो यहाँ p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा, ये चीज़ हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे कि जहाँ p² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो p भी 3 से विभाजित होगा।
होगा कि नहीं होगा बताइएगा कमेंट करके। समझ में आया? विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को लिख देना है, ठीक है। समीकरण 1 मानने के बाद उसके नीचे ब्रैकेट में या फिर साइड में आप चाहें तो ये चीज़ लिख देना है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अब P बराबर, ये जो P है ना, P इसके बराबर में 3m रखेंगे, m रखने पर, ये चीज़ लिख देंगे, रखने पर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब क्या लिखे, अब P बराबर 3m रखने पर, ठीक है। अब यहाँ जो P स्क्वायर आया है, इस P के जगह पे 3m रखेंगे, ठीक है। अब आपके एक टू माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ जो P है, इस P के बराबर में आप 3m ही क्यों रख रहे हैं? देखो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग √3 को प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए 3m रखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ √5 रहता तो हम लोग 5m रखते, √7 रहता तो 7m रखते। समझ गए? यानी जिस भी संख्या को अपरिमेय संख्या दिखाएंगे ना, उसी संख्या को यहाँ P बराबर में रखेंगे। समझे? चलिए, एक तो क्लियर, एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया, एक डाउट तो आपको क्लियर हो गया। दूसरा डाउट कि सर यहाँ m ही क्यों रखे हैं, m के अलावा क्यों नहीं रखें, कि m के अलावा दूसरा चीज़ क्यों नहीं रखें? देखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आप P और Q को छोड़ा करके अल्फ़ाबेट में जितना भी लेटर रहता है ना, उसमें से कोई एक आप ले सकते हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक आप ले सकते हैं। समझ गए? चलिए, अब P बराबर 5m रखें तो समीकरण 1 क्या है लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, तो Q स्क्वायर बराबर क्या है, तो P स्क्वायर बटा रे तो 3 है, ठीक है। अब Q स्क्वायर को एज इट लिखेंगे, अब P के जगह पे क्या रखेंगे, 3, और देखो P का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा क्या, हाँ सर। Q स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और m गुना m करेंगे तो m स्क्वायर, अब बटा रे तो 3, 3 से कट गया 9, कितना बार में, 3 बार में, यानी Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो 3m स्क्वायर हो गया ना। अब ये देखिए, ये 3 इधर गुना में, m स्क्वायर के साथ में गुना में, इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। तो क्या हो गया, तो Q स्क्वायर अब बटा 3 अब बराबर में m स्क्वायर हो गया ना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ Q स्क्वायर 3 से विभाजित है ना, तो क्या Q 3 से विभाजित नहीं होगा, होगा ना। तो ये चीज़ समीकरण 2 लिखने के बाद ये जो हम लोग लिखे हैं ना इधर, जस्ट इसको चिपका देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि जहाँ Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। ये चीज़ हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। समीकरण 2 मानने के बाद ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। समझ गए? अब यहाँ देखिए, यहाँ P स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है और Q स्क्वायर भी 3 से विभाजित हो रहा है, मीन्स यहाँ देखो P भी 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है, ठीक है। विभाजित होने का तात्पर्य क्या है, अगर हम कहें कि ये 4 2 से विभाजित है, मीन्स ये 4 का एक गुणनखंड 2 भी है कि नहीं है। अरे विभाजित होगा मतलब 4, अगर 2 से 4 में भाग लग रहा है तो 4 का तो गुणनखंड होगा तभी ना भाग लगेगा, कि वैसे भाग लग जाएगा, नहीं ना। देखो यह देखो, अगर 4 का हम लोग फैक्टर करेंगे कितना, 2 से 2 बार में, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड होगा 4 का कितना होगा, तो पहले देखो 1 से जाएगा, फिर 2 से खाएगा, फिर 4 से खाएगा ना। तो देखो ये 2 से भाग लग रहा था तो 2 का एक गुणनखंड आया ना, कि नहीं आया ना। अब ऐसे नहीं आया, देखो यहाँ 1 गुना 4 करेंगे तो 4 आएगा ना, फिर 2 गुना 2 करेंगे 4 आएगा ना जाएगा। तो देखो 2 गुना 2 किए, मीन्स 2 इसका क्या है, 4 का एक गुणनखंड है ना, तभी ना इसमें भाग लग रहा था, बिना गुणनखंड का भाग लगबे नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 क्या है, तो 4 का गुणनखंड है, तभी भाग लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब 3 से P भी यानी Q भी विभाजित है और P भी विभाजित है, मीन्स P और Q का एक गुणनखंड 3 भी है ना, एक गुणनखंड यहाँ 3 भी आ गया। क्या ये गुणनखंड आना चाहिए था, नहीं ना, क्योंकि हम लोग कह दिए थे कि P और Q सहाभाज्य संख्या है, और सहाभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, 1 हो। तो क्या P और Q जो हम लोग सहाभाज्य संख्या माने हैं, क्या वह P और Q सहाभाज्य संख्या के कंडीशन को फुलफिल किया, नहीं ना।
तो जब P और Q सहावाची संख्या के कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो P और Q P बटा Q के रूप में क्या था, बराबर में क्या था, √3, और √3 को क्या माना है, परिमेय संख्या। क्या √3 परिमेय संख्या होगा, नहीं ना। बस ये हो गया प्रूफ। बस इसको अब लैंग्वेज के रूप में लिख देना है, ठीक है, लिख देना है, समझे। चलिए देखिए इसी बात को लिखना है, ठीक है। लिखेंगे कि यहाँ P और Q का एक गुणनखंड 3 भी है, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था। अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है, ये क्या गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये था प्रूफ। बताइए समझ में आया, बताइए कमेंट करके, क्या समझ में आया। चलिए अगर समझ में आ गया तो इसी के बेसिस पे आप √2 को भी, √5 को भी, √7 को भी प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ चेंजेस करना है तो कहाँ, इस लाइन में। अब P बराबर में देखो √3 प्रूव कर रहे थे तो 3m रखें, आप √5 प्रूव कीजिएगा तो 5m रखना है, √7 प्रूव कीजिएगा तो √7m रखना है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे।